तो इस वक्त तो मैं दुबई एयरपोर्ट पे, मेरा एक दोस्त आ रहा है सिंगापुर से, जिसके लाइव वीडियो मैंने बनाया था। जैसे ही अभी आएगा मैं बताऊंगा, और उसकी एक वीडियो भी डिटेल में लूंगा सिंगापुर के बारे में, पूरा डिटेल, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कैसे कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके आप अपने सपने पूरे करके वहाँ पहुँच सकते हो। अभी वो आएगा, उसको उसकी लंदन की फ़्लाइट है यहाँ से, तो 12 घंटे की मैंने होल्डिंग लिए था। मैंने उनको बोला था यहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगापुर के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारे उसमें बात करेंगे। और जस्ट मेरे पास अभी आएगा, उसको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा। अभी थोड़ा दुबई में थोड़ा हल्का सा एक शॉर्ट ड्राइव हो जाएगा, और फिर यहाँ से उसकी रात की 2 बजे की फ़्लाइट है लंदन की। फिर लंदन से उसको 2-3 सिटी में काम है, तो एक तरह से एक अच्छी मीटिंग होने वाली है। लेट्स सी, जब वो आता है तो हम आपको मिलाएंगे उससे, और कोशिश करेंगे कि एक डिटेल वीडियो सिंगापुर पे बना के और आपको बता सकूं मैं। तो ये हमारे भाई पहुंच गए यहाँ पे। स्वागत है भाई दुबई में आपका। तो ये हमारे जेपी सिंह भाई है, और इनसे मुलाकात हुई आज से काफी सालों के बाद, और दुबई में आ गए ये। जैसे मैं वीडियो में बोल रहा था कि एक लंबी वीडियो सीरीज बनेगी, सिंगापुर में बताएंगे सबको। वेलकम बैक, वेलकम टू दुबई भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मिलते हैं, आप डिटेल वीडियो में लंबी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आइए चलिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे मैं इनको लेने आया। जेपी भाई, हमारी जो आपको याद होगा जो लाइव आए थे, तो लाइव में हमारा वीडियो स्टक हो गया था। वो हाँ, कॉल आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, और हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो सिंगापुर का एक पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आंसर मेरे पास अभी हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पूरा अवेयरनेस पहुँचे बिल्कुल सिंगापुर के बारे में, क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है कि यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप के नाम पे बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और मैं आपको इस वीडियो में शुरुआत के पहले लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं कई लोग से माल्टा में मिलता हूँ, कई लोग से मैं बेल्जियम में मिला हूँ, कई लोग से यूरोप कंट्री में मिलता हूँ अलग अलग, लेकिन आज तक बहुत सारे 90% ऐसे लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए नहीं। रोमानिया में मैंने मिला आपके साथ कई दोस्त लोग से, क्रोएशिया में मिलता हूँ मैं, पोलैंड में मिला, बेल्जियम में मिला, मैं फ्रांस में मिलता हूँ, मैं स्पेन में मिलता हूँ, पुर्तगाल में मिलता हूँ। लेकिन एक कंट्री में जब घुसते हैं तो दूसरी कंट्री जाने के लिए भी सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूरोप की जगह कोई और ऐसी कंट्री जहाँ पे लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो, और सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब आपको साल भर के बाद यूरोप से वापस आना होता है भाई, तो अनमम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की टिकट रिटर्न मिलती है। बिल्कुल। और जिस कंट्री में हम लोग बात करने जा रहे हैं, सिंगापुर में अगर सेटल होता है कोई बंदा, मतलब नौकरी करता है, क्योंकि 90% लड़के ऐसे होते हैं जो पासपोर्ट के सिलसिले में नहीं जाते, कमाने के सिलसिले में जाते हैं, यूरोप भी। बिल्कुल। उसमें से 5 या 10% ऐसे जो हासिल करते हैं पासपोर्ट या पीआर, और जो फैमिली को सेटल करते हैं। तो अगर हम सेम सैलरी कमा रहे और 2 लाख की बजाय हम 25,000 में रिटर्न टिकट में अगर अपने हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पहुंच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा कंट्री नहीं है, शुरुआत कर सकते हैं। तो सिंगापुर के बारे में पहले भाई वीडियो फिर से शुरुआत करके सवाल पूछना चाहूँगा। आप दुबई में भी 6 साल रह चुके हो, दुबई में 6 साल, अबू धाबी, दुबई में मिला है। मुझे बताओ कि क्या फ़र्क नज़र आया इन दोनों कंट्रियों में आपको, दुबई में और सिंगापुर में, या यूएई में या फिर सिंगापुर में? यूएई में और सिंगापुर में तबरेज भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सिमिलर से ही है। बस ये है कि उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है सिंगापुर का, और जो सैलरी एवरेज है वो भी अकॉर्डिंग टू यूएई के काफ़ी हाई है। और इन्वायरमेंट का देखा जाए तो देखो, क्लाइमेट तो ऐसा है, बंदा जहाँ पे रहता है एडजस्ट कर ही लेता है अकॉर्डिंग टू अपने प्रोफेशन और अपना जो उनकी सैलरीज वगैरह होती है। पर अगर क्लाइमेट से देखा जाए तो सिंगापुर का एक ही टेम्परेचर रहता है 12 के 12 महीने, 28 से 30 का टेम्परेचर हमेशा रहता है यहाँ पे। और जो यूएई का है उसका तो काफ़ी चेंज होता है, 3 महीने तो शायद अराउंड 25 के आसपास रहता है, और बाकी के 9 महीने, 8-9 महीने 45 के आसपास रहता है, जहाँ ऊपर भी चला जाता है। हाँ, ऊपर भी चला जाता है। तो टिकट का ऑलमोस्ट सेम से है, बट अकॉर्डिंग टू यूरोप सिंगापुर इज़ द बेस्ट। नहीं, दुबई और इसमें कंपेयर, और थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन बता सकते हैं? दुबई में इसमें वहाँ पे क्या है, जो लीगल वर्क है तो दोनों जगह सेम ही प्रोसीजर है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है लेबर को, और उनका जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको लेके जो उसका क्या बोलते हैं, वर्क परमिट होता है। हाँ, वर्क परमिट जो होता है उसको लेके भी दोनों कंट्री में देखो, इलीगल रहना या काम करना है तो हर जगह अलाउड नहीं है ये चीज़ें, तो बेसिक सी चीज़ें है। तो गलत काम करना, कोई भी ड्रग से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड ऐसे कुछ करना, तो वो तो हर जगह बैन है। सेफ्टी के मामले में सिंगापुर बहुत अच्छा है। मैं 6 साल इसमें यूएई में भी रहा हूँ, दुबई में, अबू धाबी में,
तो उसके बाद मैं सिंगापुर गया तो सिंगापुर में काफ़ी देखने को मिला यूएई से थोड़ा बेटर वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अच्छा। गवर्नमेंट के रूल्स भी, ओवर स्टे नहीं हो सकता, बंदा कर नहीं सकता, कर दिया तो उसके लिए बहुत फ़ाइन है। ट्रैफिक के रूल्स वगैरह ये भी काफ़ी अच्छे हैं दोनों जगह में। और देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 80-100 ऐसा कुछ है। चलिए सवालों की झड़ियाँ चालू करते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, कम से कम 15-20 क्वेश्चन है। एवरेज रेंट ऑफ फूड कॉस्ट कितना होता है पर मंथ? सिंगापुर का? जी। सिंगापुर का फूड और अकोमोडेशन आप अगर मिलाओ तो $400 से $500 तक हो जाता है। तो $500 मतलब एक इक्वल टू 70 रुपीज़। 70 रुपीज़। ओके, तो 500 का मतलब हो गया लगभग कितना हो गया भाई? ये लगभग मेरे हिसाब से 35,000 रुपया। हाँ, 35,000 के आसपास हो गया। 35,000 उसमें क्या है, कुछ रूम भी 2-3 टाइप के रूम होते हैं यहाँ पे। एक जो फर्स्ट में आता है कोंडो, उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है, 500 तक उसका। क्या होता है कोंडो? कोंडो रूम होता है एक जिसमें 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK वो रहता है। उसमें एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी रहता है जो उस कोंडो का वो मतलब हाई-फाई है लोगों के लिए। हाई-फाई थोड़ा लोगों के लिए। उसका रूम रेंट 500 से 700 तक होता है। और जो एक एवरेज हो गया थोड़ा ठीक, तो उसका रहता है 400 से 450 तक। और जो एक थोड़ा और डाउन हो गया उसमें 5 BHK, 4 BHK ऐसे रहता है, उसका रहता है 300 से 350। मतलब कम से कम 300 है ही, बाकी उससे ऊपर ही है। अच्छा, तो मतलब रूम शेयरिंग सिस्टम ऐसे काम करते हैं? ये क्वेश्चन था मेरा तो उसमें कवर हो गया। और रूम्स में मैंने जो डिफरेंस किया देखा है इसमें दुबई में और सिंगापुर में। सिंगापुर में क्या है, रूम के अंदर आपको वाईफाई भी मिलेगा, आपको फूड भी अलाउड है बनाना। जो उसका गैस, इलेक्ट्रिकल गैस होगी या जो भी गैस रहेगी वो रूम का जो ओनर है वो प्रोवाइड करेगा। इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे यूरोप में होता है। हाँ, जैसे यूरोप में होता है। हाँ। खाली आपने अपना जो खाने का सामान होता है, राशन, वो अपना लाना है, बनाना है और टेंशन फ्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल कॉस्ट कैसे लगता है? मतलब डेली आपको है कि पास सिस्टम है कि कंपनी देती है, कैसा होता है? पब्लिक सिस्टम क्या है वहाँ पे? पब्लिक सिस्टम क्या है, जो अच्छे 5 स्टार होटल है, कंपनी है। अब जैसे यहाँ RTA का कार्ड है, अगर आप एक 350 का लोगे तो पूरे दुबई में कहीं भी घूम सकते हो, तो वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है, कार्ड मिलता है? वहाँ का ऐसा नहीं है। एक LRT कार्ड होता है, LRT का कार्ड। ठीक है। और MRT, LRT और बस, वो तीनों में वही चलता है, एक ही कार्ड। जैसे RTA कार्ड होता है। हाँ, वही है। यहाँ का RTA है, वहाँ पे मंथली पास सिस्टम भी चलता है। MRT कार्ड मंथली पास का नहीं है, उसमें डेली का है। तकरीबन $2 से $2.5 में आप पूरा सिंगापुर एक बार में क्रॉस कर सकते हो। किधर से जाना हो, $1 से लगा के $2.5 तक आप डिस्टेंस कवर कर लोगे उसमें। तो क्या सिंगापुर सेफ है इंडियन वर्कर के लिए? हाँ, सिंगापुर बिल्कुल सेफ है। आप जो भी लोग सुन पा रहे हो, सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूज़ नहीं आपने देखी होगी किसी इंडियंस को हरासमेंट किया हुआ है या उनको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है किसी भी कंट्री के वर्कर्स को। ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई सामने। हालांकि मैंने भी नहीं सुनी, मेरा भी कैरियर 15 साल हो गया जो कंट्री में काम करते, ऐसा कोई मैंने आज तक सुनने में नहीं। तो एक आम बंदा अगर वहाँ पे काम करके बचाना चाहे, तो लास्ट वीडियो में कवर किए थे, फिर इसमें जानना चाहूँगा, तो हाथ में कितना मंथली सारा खर्चा निकाल के बचा सकता है और अपने हिंदुस्तान भेज सकता है? वहाँ पे 90 से 1 लाख रुपए सेविंग बंदा कर सकता है इजीली। हाँ, देखो तो डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं। हाँ, करने को तो आपको घर से भी मंगाना पड़ सकता है अगर आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं। पर नॉर्मली अपना अगर $2,000 सैलरी है तो उसमें $500 आराम से खर्चे का लगा लो रूम का, उसका तो $1,500 से $1,600, मतलब 1 लाख रुपए किधर नहीं गया सेविंग का। तो वहाँ पे आदमी मतलब $2,000 कमा लेता है? $2,000 आराम से कमा लेता है, मेहनत ओवर टाइम करके तो उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपका पास कौन सा है, 5 या 6 तरह का वीज़ा रहता है। ये टाइप्स ऑफ पास की बात कर रहे थे, इसमें हम कवर नहीं किए। फिर आगे क्वेश्चन, इसमें कितने टाइप के वीज़ा होते हैं जिस पे हम रोशनी डाल रहे थे लास्ट टाइम? इसमें होते हैं 6 से 7 टाइप के वीज़ा होते हैं जो हमारे काम के लिए बताइए। टूरिस्ट वीज़ा को तो हम स्किप कर चुके हैं, टूरिस्ट वीज़ा को साइड कर देते हैं। स्टूडेंट वीज़ा होता है जो 6 मंथ की एजुकेशन होती है, 6 मंथ का वर्क परमिट होता है। कॉलेज ही उसकी OJT बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो स्टूडेंट वीज़ा में जो ऑन जॉब ट्रेनिंग करवा के देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू करवाएगा, सिलेक्शन कराएगा और IP मिलेगा, फिर वो 6 महीने काम कर सकता है। हाँ, और उसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, TP बोलते हैं। TP होता है एक ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। वो होता है 3 to 5 मंथ का होता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। उसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, किसी भी फूड लाइन में, फूड इंडस्ट्री में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया,
या किसी भी और कंपनी में, फैक्ट्री में, तो वो ट्रेनिंग वीज़ा गवर्नमेंट वहाँ की प्रोवाइड करती है। Okay. जो ओनर होता है उस मालिक कंपनी का, वो ही अप्लाई करेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा एक और कौन सा होता है एम्प्लॉयमेंट में? एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, उसमें एक बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में और एस पास में आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीज़ा पे ला सकते हो। अच्छा, तो हस्बैंड है तो वाइफ आ सकती है, वाइफ है तो हस्बैंड आ सकता है। तो उसके लिए कॉस्ट अलग आता होगा बुलाने का? उसके लिए हाँ, उनको कंपनी का अपना एनओसी हो गया, उनका वो एक्सपेंसेस उनके कवर कर सके अपनी सैलरी से, वो सारी चीज़ें। और उसको फैमिली रूम प्रोवाइड हो जाता है। सपोज सिंगल रूम है तो सिंगल रूम का रेंट लमसम $1000 रहता है, तो उसमें अपना वो बच्चों का अपना एडजस्ट कर सकता है डिपेंडेंट वीज़ा पे। तो एक एम्प्लॉयमेंट पास हो गया, एक पीपी हो गया, एक स्टूडेंट वीज़ा हो गया, और एक आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट पे भी फैमिली डिपेंडेंट पे ला सकता है, उसके लिए भी अच्छी सैलरी उसको ऑफर होती है वर्क परमिट पे भी। और एक और आता है एनटीएस परमिट, जो नॉन स्किल्स वर्कर होते हैं, अनएजुकेटेड, और उसमें उनकी डिग्री भी नहीं चाहिए होती है, 10+2 भी किया हुआ है तो भी नहीं किया, वो भी चल जाता है। अनस्किल्ड वर्कर में आता है एनटीएस परमिट। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे कोई हम फेक एजेंट से बचे। कोई थोड़ा सा टेक्निक बताइए। फेक एजेंट का देखो, इसकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, एक एमओएम की है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, और एक आईसीए की है। ये दोनों है अलग अलग लेकिन काम एक साथ करते हैं। जो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया और टूरिस्ट वीज़ा होगा, ये तो देता है आईसीए, और जो आपके वर्क परमिट, ईपी, टीपी जो सब हो गए, वो देता है एमओएम। तो दोनों की वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से ही चेक करना होता है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो दोनों उसको क्रॉस चेक करते हैं, तब जाके वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और इसमें फेक एजेंट वाली तबरेज़ भाई एक बात है, हर जगह देखो, हर कंट्री में वीज़ाज़ को लेके फ्रॉड चलते ही है। हाँ, चलते हैं। सभी को मालूम है। तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे, ऑनलाइन भी आपको शो हो जाएगा। अगर वीज़ा आया हुआ है तो कोई भी टाइप का वीज़ा हो, आईसीए वाला आईसीए की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और एमओएम वाला जो वर्क परमिट, टीपी होता है, एस पास, ये सब आप एमओएम की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट, जिससे मेरा क्वेश्चन था, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कैसे करें, तो आप बता रहे हो उसके अंदर कवर। हाँ, वो लिंक है मेरे पास में, मैं आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ठीक है। वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के मिसयूज़ का रिस्क कैसे होता है वहाँ पे, मतलब कैसे मिसयूज़ करते हैं वो लोग? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। वर्क वीज़ा का या वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के मिसयूज़ के क्या रिस्क हैं? अगर कोई मिसयूज़ करता है तो, या टूरिस्ट वीज़ा का मिसयूज़ किया तो बैन करके भेज देते हैं? बैन कर दे। टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप काम कर रहे हो, अभी सपोज करो छोटी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, तो 10 दिन में, हफ्ते भर में पूरी कंट्री बंदा घूम लेता है। ये कंट्री देती है 2 महीने का मल्टीपल वीज़ा। एक ही टाइप का वीज़ा होता है इसका, 2 महीने का मल्टीपल वीज़ा। अगर उस 2 महीने के बाद भी सपोज आप मलेशिया चले गए, इंडोनेशिया, थाईलैंड कहीं भी चले गए, तो 2 महीने तक कभी भी आ जा सकते हो। मल्टीपल एंट्री है। और उसके बाद भी कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोई फंक्शन है, आपकी फैमिली में शादी है, बर्थडे, ऐसा कुछ है, तो आप 1 महीने का एक्सटेंशन डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, वो आपको 1 महीने का दे, 20 दिन का दे, 30 दिन का दे, 40 दिन का दे। वो डिपेंड उन पे करता है। वो एक रिक्वेस्ट करके आप एक्सटेंशन ले सकते हो, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो आप न्यू कमर को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, बराबर अपने एजेंट से बात करो, कंफर्म करो, जो जेन्युइन है, जेन्युइन वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तबरेज़ भाई से मिलो या मेरे से मिलो, आप उसको बराबर ऑनलाइन चेक करो। पैसा जो चार्जेस, जो कंसल्टेंसी चार्जेस होता है, वो तो होता ही है। और बाकी कुछ लोग क्या फ्रॉड करते हैं तबरेज़ भाई, वहाँ पे सपोज़ आपको वीज़ा दे दिया, आने के बाद वो चाहे तो 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। मतलब वहाँ का जो वीज़ा होता है वो ओनर के हाथ में होता है, ना कि गवर्नमेंट के। ओनर चाहे जैसे तो, दुबई में है, दुबई में तो अगर एग्रीमेंट आपका हो गया तो आपका वीज़ा कोई कैंसिल नहीं करेगा। नहीं, कैंसिल हो सकता है सर। वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सैलरी को लेके आ रहे हैं, या फिर आपको बराबर वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, सीख नहीं पा रहे, या फिर इंटरव्यू में आपने कुछ और बोला और जॉब पे आपको वो कैंसिल कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय ही आपको परेशान कर रहा है तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय परेशान कर रहा है तो एमओएम में, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में आप कंप्लेंट कर सकते हो। ओके, आपके लिए सिंगापुर के लिए बेस्ट मोमेंट क्या था? सिंगापुर के लिए बेस्ट मोमेंट तो यही रहा है, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ के जो पहले भी बताया था मैंने वीडियो, वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं।
ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री वालों से थोड़ा जेलसी वाली बातें। वो बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत क्लीनेस और बहुत साफ़ सुथरी कंट्री है। तो आप सिंगापुर में रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्लान है कि रिटर्न वापस अपने देश जाने के सोचा कर? मैंने तबरेज़ भाई अभी तक 20 से 25 कंट्री तकरीबन घूम चुका, पर जो एक्सपीरियंस मुझे सिंगापुर का मिला है, जो वहाँ के रह के वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है। इवन यूएस में भी उतना मज़ा नहीं आया? नहीं, मैं यूएस में रहा 10 दिन, ठीक है, हर कंट्री अपने अपने जगह स्टैंड करती है, पर मैं जो यूएस में रहा वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि बहुत से लोगों का ड्रीम होता है यूएस में जाना, रहना या घूमना या काम करना, बट मेरा इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। जैसे मेरे को दुबई अच्छा लगता है, मैं इतना दुनिया 42 कंट्री घूम चुका हूँ, मुझे दुबई पसंद आता है, तो आपको सिंगापुर पसंद आता है? सिंगापुर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो न्यू लड़के हैं, जो मतलब काफ़ी पिछड़ी एरिया से आते हैं, या जो एजुकेशन थोड़ा सा अच्छा हासिल करना चाहते हैं, या थोड़ी सी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, और वीज़ा रेशियो के मामले अगर हम बात करें कंपेयर टू यूरोप में, तो भाई आता है कि 8-8 महीना 10-10 महीना लग जाते हैं, और कभी फिर पेपर हमारे पास कभी रिफ्यूज़ल भी आ जाता है, फिर वो इतना इशू क्रिएट होता है। तो इसका मतलब सिंगापुर में अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो वीज़ा बहुत स्पीड में, कितना टाइम का प्रोसेसिंग पीरियड होता है सब वीज़ाओं में? इसका वीज़ा का होता है 1 वीक to 5 वीक का टाइम होता है इसका, और सब मालूम पड़ जाता है। हाँ, सब मालूम पड़ जाता है। और मैं तो देखो अपनी तरफ से जो मेरी एडवाइस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना कि मैं किसी की सुनी हुई बातें या कही हुई बातें नहीं बोलूँगा, जो मुझे लगता है मैं उसी को कहूँगा। वहाँ पे अगर आपके अराउंड ऑफ 25-26 एज है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे एजुकेशन में जाना बेस्ट है, क्योंकि स्टडी वीज़ा आप कहीं से भी कर लो। सुना होगा पहले भी, एडवर्टाइज भी देखे, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पर अगर 25 के आसपास है तो उसको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने में फ़ायदा है। वहाँ से वो दूसरी कंट्री इजीली मूव भी हो सकता है अगर उसको आगे। हाँ, क्योंकि सिंगापुर से हर यूरोप भी बहुत इजी है, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी आदमी जाता है, और अगर आप कोई कोर्स कर लेते हो इतनी बड़ी कंट्री का, हाँ, कि पासपोर्ट इतनी पावरफुल है और सेफेस्ट कंट्री है, और बहुत कुछ है सिंगापुर में। तो भाई दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर हुए, और स्पेशल हमने जेपी भाई को रिक्वेस्ट किया था कि आप लंदन जा रहे हो तो वाया आप दुबई होके जाओ, और ये 12 घंटे के लेआवर पे यहाँ पे रुके। इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया सिंगापुर के बारे में, और इस पर एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, या एस पास कैसा सिंपल होता है, या टूरिस्ट वीज़ा उनका कैसा होता है। रिसेंटली कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया कि मलिक भाई ये देखो मेरे वीज़ा पे लोग जा रहे हैं। जब मैंने इसको वेरीफाई किया जेपी भाई के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो मुझे फेक दिखा। तो सबसे अच्छी सिंगापुर की खासियत ये है कि आपके जो वीज़ा मिलते हैं उसको ऑन द स्पॉट आप वेरीफाई कर सकते हो, और कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। और सबसे अच्छा सिंगापुर का जो मुझे लगा आज तक, कि एजेंट से भले कितना भी डील आपका हो जाए, आपको सिर्फ एडवांस में खाली वीज़ा फीस देना होता है, बाकी पूरा पेमेंट आफ्टर वीज़ा होता है। आफ्टर वीज़ा। और कॉलेज का भी सेम सिस्टम है, जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता आपको कोई फ़ीस देने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट आपकी जो भी गवर्नमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस होती है $105 या $150 जो भी फ़ीस होती है वो आपको देना होता है सिर्फ। जो भी फ़ीस है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ बोलने में, तो इसके अलावा कोई फ़ीस आपको देने की जरूरत नहीं होती। एक बार वीज़ा आपके हाथ में आ गया। फिर से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ जेपी भाई मसला यूरोप में भी होता है कि सबसे बड़ा जो स्कैम मार्केट में हो रहा है वेयर हाउस को लेके हो रहा है। वेयर हाउस को लेके जैसे भी हमारी बात हो रही थी कि लोगों को बिस्किट का पैकेट को खाली रैक में लगाना है, हाँ। ये नहीं कि जो ट्रक आया है, ट्रक में जो सामान आया है मतलब गोदाम के लिए, वो उठा के देखो उठा के कंधे पे तो रखना नहीं होता है, वो भी एक तरह से ट्रॉली होता है, फोर्कलिफ्ट होती है, होता है, उसको जाके सेट करना होता है, या फिर जो बॉक्सेस होते हैं उसको अलग अलग। लेकिन लोगों के नाम, वेयरहाउस के नाम पे इतना फ्रॉड यूरोप में भी हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है ना जेपी भाई, कि मैं परेशान हो जाता हूँ। हर आदमी या तो कनाडा जाना चाहता है, या तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, या तो न्यूजीलैंड जाना चाहता है। अभी आपको इस वीडियो में थोड़ा लेंदी हो रहा है। न्यूजीलैंड पे मैं एक वीडियो देखता हूँ, एक लड़के का, नेपाली लड़के का, मुस्लिम है, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाता है वो भी यही बात बोलता है कि इतना आसान नहीं है जितना आप सोचे। उसकी किस्मत थी, वो चला गया। अब वो अपनी वीडियो डालता है, रोजमर्रा के बारे में डालता है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि तुम सब आ जाओ, आओ लीगल तौर पे आओ। अब हर आदमी सोचता है टूरिस्ट पे जाके मेरे को काम लग जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतना इजी टास्क नहीं है, इतना इजी नहीं है। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है कि कोई बंदा अगर स्ट्रगल करके 10 साल में कहीं पहुंचा है और आप 1 साल से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 साल वाले के साथ कैसे कंपेयर कर लेंगे। अब यूरोप के नाम पे देखो, जैसे मैं माल्टा का इतना कंसल्टिंग सर्विसेज चला रहा हूँ इतने सालों से, मैं देखता हूँ कोई बंदा 3 महीने में काम कंप्लीट हो, किसी का 2 साल भी लग जा रहा है, 2 साल भी लग रिफ्यूजल भी आ जाता है। जब रिफ्यूजल आता है ना जेपी भाई, तो गुस्सा तो लोग ऐसा करते हैं ना जैसे साला हमने दुश्मनी निकाल दिया है, कि हमने रिफ्यूज कर दिया है। नहीं, रिफ्यूजल किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोग बाहर कंट्री में आ रहे हो, तबरेज भाई के थ्रू आ रहे हो, मेरे थ्रू, किसी के भी थ्रू आ रहे हो, तो अगर आप आ रहे हो तो ही उनको बेनिफिट है।
अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। और आपने जो गवर्नमेंट को पेमेंट, मैं तो भाई माल्टा के बारे में डिटेल वीडियो कल बनाया, उसमें डिटेल में बताया कि भाई जो आप आइडेंटिटी माल्टा को देते हो, जो आप VFS को देते हो, जो अपॉइंटमेंट का बुक करते हो, जो एजेंसी को आप नॉन रिफंडेबल अमाउंट देते हो, वो आपका नुकसान होता है चाहे वीजा आए ना आए, है ना। वो आपने डील किया, वो आपने साइन किया, वो आपने सब कुछ, उसके बाद आप दुश्मनी निकालते हो, हैरेसमेंट करते हो, सोशल मीडिया पे आते हो, कमेंट करते हो, स्कैमर बोलते हो, फ्रॉडी बोलते हो। भाई जो फ्रॉडी होता है वो पूरा पैसा लेके गायब हो जाता है, पूरा पैसा लेके। ये नहीं कि आप मतलब, भाई मुसीबत किस पे नहीं आती दुनिया में। फ्रॉडी आदमी कभी नेगोशिएट नहीं करता है, कभी कॉम्पनसेशन नहीं करता, वो तो जो उसको मिला उसी में खत्म रह गया और फोन जेब में रख लिया, आपका फोन भी नहीं उठाएगा, बात भी नहीं करेगा। चलो काफ़ी लंबी डिटेल वीडियो बन गई है कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। अगर सिंगापुर को किसी को कंसल्टेंट कर रहा है हमसे और जानना है उसके बारे में डायरेक्ट डिटेल, तो आप मेरे नीचे व्हाट्सअप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए टच में रह सकते हो या visasmalik@gmail को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।